ट्वेल्थ क्लास मैथ्स। तो देखो चैप्टर स्टार्ट कर दिया है हमने 9 जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन और आई थिंक एक्सरसाइज चल रही है 9.3 जिसके क्वेश्चंस मैंने अब तक काफी करा दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक कराए। ठीक है, तो अब समय आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो देखो अभी तक के क्वेश्चंस में क्या थी, डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी थी, हमें उसको सॉल्व करना था, हमें कांस्टेंट को क्या करना था, एलिमिनेट करना था। लेकिन अब आगे के क्वेश्चंस में इक्वेशन नहीं दी है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इक्वेशन कैसे बनेगी। तो मैंने पहले बताया था तुम्हें 4 तरह की चीजों पर ही काम करना है बस। तुम्हें याद होगा चैप्टर 8 में हमने पैराबोला के बारे में पढ़ा, सर्कल के बारे में पढ़ा, इलिप्स के बारे में पढ़ा और हाइपरबोला के बारे में तो खैर नहीं पढ़ा था, लेकिन इस चैप्टर में हाइपरबोला भी है। ठीक है, तो देखो पैराबोला के बारे में मैंने काफी सारी बातें बता दी थी, इलिप्स के बारे में भी बता दी थी और वैसे मैंने सर्कल के बारे में भी बताई थी। फिर भी मैं सर्कल के बारे में 2 मिनट का इंट्रोडक्शन अभी भी दे रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है। अभी जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सर्कल के ऊपर बेस्ड है, तो अगर सर्कल के ऊपर कुछ बातें सीख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नोट करना चाहो तो नोट कर लेना और अगर ना करना चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम नोट नहीं कर रहे हो तो इस बात का मतलब ये होगा कि तुम्हें वो सारी चीजें पहले से ही और बहुत अच्छे से आती हैं, तभी तुमने नोट नहीं करा। तो मैं जब मर्जी तुमसे पूछ सकता हूं इस बात के तौर पर, तो नोट कर लोगे तो ज्यादा सेफ रहोगे। ये अपना सर्कल, बिना कंपास के मैं एक से एक गोल सर्कल बनाता हूं, मुझे मालूम है। और लोग कंपास से भी गोल सर्कल नहीं बना पाते, कुछ खास लोग ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बस की कंपास से भी गोल सर्कल बनाना नहीं होता है ना, होते हैं बहुत चुनिंदा बच्चे। तुम्हें मालूम है हर एक सर्कल का अपना एक क्या होता है भाई, सेंटर होता है। जैसे हर बच्चे के माँ बाप होते हैं वैसे ही हर एक सर्कल का क्या होता है, एक सेंटर होता है ना। कितना अच्छा एग्जांपल दिया है मैंने, मुझे मालूम है। और हर एक सर्कल की क्या होती है, एक रेडियस होती है। इस पर मैं कोई एग्जांपल नहीं दूंगा। हर एक सर्कल का सेंटर होता है, सेंटर को किससे दिखाया जाता है, एच कोमा के। तुम कहोगे एच कोमा के ही क्यों लिया, कुछ भी ले सकते हो तुम, मेरा क्या जा रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी लो, अपने नाम के हिसाब से अल्फाबेट ले लो, जो मर्जी लो। लेकिन जनरली हम क्या लेते हैं, एच और के, और रेडियस को क्या मानते हैं, आर। अब तुम्हें इक्वेशन याद होगी सर्कल की, बोर्ड पे देखना। सर्कल की इक्वेशन बहुत आसान होती है, एक्स में से माइनस कर देते हैं पहला सेंटर, प्लस वाई में से माइनस कर देते हैं सेंटर का दूसरा पॉइंट मतलब कि के, और यहां पर क्या आता है, रेडियस का स्क्वायर। समझ में आ रही है ना बात, बोर्ड पे देखो। एक्स में से माइनस कर देते हैं एच, वाई में से माइनस कर देते हैं के, और यहां पर क्या कर देते हैं, रेडियस का स्क्वायर कर देते हैं। फटाफट से अपने रजिस्टर के पेज पर एक सर्कल ड्रॉ कर लो और ये लिख लो और इक्वेशन लिख लो सर्कल की। वैसे तो ये 11th क्लास का पार्ट है, लेकिन मेरी आदत है मैं किसी भी बच्चे को पढ़ाने से पहले, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, चाहे वो कितना भी नालायक हो, ठीक है, उसको मैं 2-3 मिनट का बेसिक जरूर देता हूं। ठीक है, और बेसिक मिलने से कभी भी कुछ भी तरह की कमी नहीं आती, बल्कि चीजें और भी ज्यादा क्या आने लगती हैं, समझ में आने लगती है ना। और वैसे भी तुम लोगों को तो समझने की ज्यादा ही जरूरत है कि नहीं। तो फटाफट से एक सर्कल बना लो और ये सर्कल की इक्वेशन बना लो बस। वैसे तो मैंने सर्कल के बारे में थोड़ी बहुत बातें चैप्टर 8 में भी बताई हैं, थोड़ी बहुत क्या काफी सारी बातें बताई हैं, फिर भी इसको नोट कर लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि तुम लोग जिम्मेदारी से प्रॉपर नोट करोगे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से सुनो मेरी बात को। अब जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं ना इस एक्सरसाइज के, इक्वेशन बनाने की देर लगती है बस। बस हमें क्या करनी पड़ती है, इक्वेशन बनानी होती है। इक्वेशन बनाने के बाद तो बिल्कुल बच्चों वाला सॉल्यूशन है, जैसे छठी क्लास के बच्चे सॉल्यूशन करते हैं ना, बिल्कुल ऐसा सॉल्यूशन है, इतना ज्यादा बच्चों वाला। तो कुल मिलाकर तुम्हारी क्या बननी चाहिए, बस इक्वेशन बननी चाहिए। अगर तुमने इक्वेशन बना ली, समझो
सॉल्यूशन तो बच्चों का खेल है, फिर बच्चों का खेल समझते हो ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, वही वाली बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल। किसकी बनानी है? सर्कल की बनानी है। तुम कहोगे ये क्या आ गया, फैमिली ऑफ सर्कल, सर्कल का परिवार। छोड़ो इन सब बातों को, मुद्दे की बात क्या है, सर्कल। हमें किसकी इक्वेशन बनानी है? सर्कल की इक्वेशन बनानी है। टचिंग द वाई एक्सिस, वो सर्कल जो किसको टच करके निकल रहा है? वाई एक्सिस को। बोर्ड पे देखो, जब भी मैं फिगर बनाऊंगा तो फिगर जरूर बना लेना। ये क्वेश्चन अगर फिगर बना लोगे तो और भी ज्यादा आसान लगते हैं, और टेस्ट में भी तुम्हें फिगर बनानी है और पेपर में भी फिगर बनानी है। सॉल्यूशन में चेक किया जाएगा कि बच्चे ने फिगर बनाई है या नहीं बनाई है। मुझे बताओ, क्वेश्चन ने ये हमें बताया है ना कि सर्कल किसको टच करके निकल रहा है। देखो अंडरलाइन करो, टचिंग द वाई एक्सिस। मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे, ये वाला होता है ना वाई एक्सिस। भाई ये बात तो तुम्हें पहले से ही माननी होगी कि तुम्हें ये बात मालूम है कि वाई एक्सिस क्या होता है और एक्स एक्सिस क्या होता है। अपना वाई एक्सिस होता है ये, ठीक है। अब इसने बोला है ऐसा सर्कल जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है। बोर्ड पे देखो, वाई एक्सिस को तो तुम यहां पर भी टच करवा सकते हो, यहां पर भी टच करवा सकते हो, इधर भी टच करवा सकते हो, यहां पर ही पूरे वाई एक्सिस पर कहीं पर भी टच करवा सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ने बताई है हमें ये बात कि कहां पर टच करवाना है। देखो क्या लिखा हुआ है, टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ वाई एक्सिस का ओरिजिन ये होता है, ये होता है या ये होता है? बताओ, यही तो होता है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0 0। तो सर्कल को यहां पर टच करवाना है। बोर्ड पे देखो, अगर तुम लोगों के पास कंपास वगैरह है, पेंसिल वगैरह है, वैसे मुझे नहीं लगता होगी क्योंकि मुझे मालूम है तुम लोगों की आदत एक से बढ़कर एक है। तुम लोगों के पास पेन हो यही एक बहुत बड़ी बात होगी मेरे ऊपर, है ना। तो पेंसिल तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन फिर भी अगर किसी चुनिंदा बच्चे के पास है तो अच्छी बात है ना। वैसे होगी नहीं, चलो खैर छोड़ो। अगर है तो उसका इस्तेमाल करो, नहीं है तो अपने हाथों का इस्तेमाल करो ड्रॉ करने के लिए, फिर नहीं तो कंपास का करते। तो देखो सर्कल को टच करवाना है वाई एक्सिस से। बोर्ड पे देखो, ध्यान से सर्कल बनाऊंगा मैं तो खैर बिना कंपास के बना देता हूं, ठीक है, लेकिन आज थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो देखो मैंने कोशिश करी है सर्कल थोड़ा सा गोल बनाने की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ क्या रह गई है, कमी, है ना। खैर कोई बात नहीं, मैंने फिर भी जैसे तैसे करके एक सर्कल बना दिया। और मुझे बताओ, मैंने सर्कल को किससे टच करवाया है? मैंने सर्कल को टच करवाया है वाई एक्सिस से। बोर्ड पे देखना, 2 मिनट के लिए बोर्ड पर फोकस होकर देखो बस। देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं इस सर्कल का सेंटर कहां पर है, तो बोर्ड पे देखो, सेंटर वो होता है जो सर्कल के बिल्कुल ठीक बीच में होता है। समझ में आ रही है ना बात? सर्कल का सेंटर हमेशा ठीक बीच में होता है। अब मैं तुमसे और एक 9th क्लास के लेवल की बात पूछूंगा, गारंटी है कि वो बात कौन सी क्लास के लेवल की है, 9th क्लास के लेवल की। अगर तुमने बता दिया तो अच्छी बात है, और नहीं बताया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि फिर मैं बता दूंगा नहीं तो। देखो, अभी अभी मैंने बताया था सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच कोमा के से। एक बेसिक इक्वेशन में मैंने बताया था ना, सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच कोमा के से। तो देखो तुमने यहां पर भी बोर्ड पे देखते जाना, यहां पर भी तुमने सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करा, एच कोमा के से। लेकिन एक थोड़ा सा फर्क है, छोटा सा फर्क। बोर्ड पे देखो, अगर तुमने एच और के को रिप्रेजेंट करा है सेंटर, तो मुझे बस इतना बता दो कि ये जो सेंटर आ रहा है, ये सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है ना। तुम्हें एक बात मालूम होनी चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर ये बात पहले से ही मालूम थी या फिर ये बात पहले से ही मालूम है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है मालूम तो जहां पर डेट वगैरह लिखते हैं ना वहां पर लिखो एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। ये बातें नोट कर लो,
जिसे मालूम है वो भी नोट करो और जिसे मालूम नहीं है वो भी नोट करो। मैं किसी भी बच्चे से कभी भी वीडियो क्लास में या बोर्ड क्लास में तुम लोगों से पूछ सकता हूं, और मौके पर तुमने अगर मुझे इस बात की वैल्यू नहीं बताई तो मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। फिर पूरे एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है और पूरे वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। अब मुझे देखकर बताओ, देखो इधर, ये जो सेंटर था ये सेंटर किसके ऊपर आ रहा था? एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा था तो y की वैल्यू क्या होती है? 0। तो मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे, h रिप्रेजेंट कर रहा है x को और k रिप्रेजेंट कर रहा है y को, तो बताओ k की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? 0। तुम मुझे ये तो नहीं बोलोगे ना कि मैंने सेंटर h, 0 कैसे ले लिया? भाई तुम्हें मालूम है सेंटर होता क्या है? सेंटर होता है h, k। h किसका कोऑर्डिनेट होता है? x का। और k किसका कोऑर्डिनेट होता है? y का। ये बातें मालूम है ना तुम्हें पहले से ही? पहले वाला कोऑर्डिनेट x का होता है और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट किसका होता है? y का। तो x का कोऑर्डिनेट तो h ही रहा, लेकिन y का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0। 0 इसलिए हो गया क्योंकि ये सेंटर किसके ऊपर आ रहा था? x एक्सिस के ऊपर, है ना। अब स्टार्ट करते हैं। अब तुम फिगर बना सकते हो, और अगर साथ साथ फिगर बना रहे हो तो और भी अच्छी बात है। हाँ, यहां पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लिखो लेट द, सबसे पहले हमने क्या माना? सेंटर। लिखो लेट द सेंटर बी, सेंटर क्या मान लिया तुमने? बोर्ड पे देखो, सेंटर तुमने ये माना ना, h, 0। तुम कहोगे चलो h तो समझ में आ रहा है, k 0 क्यों ले लिया? तो तुम्हें पता चल गया ना कि k की वैल्यू 0 क्यों ली। k की वैल्यू 0 इसलिए ली क्योंकि ये सेंटर किसके ऊपर है? x एक्सिस के ऊपर, और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है भाई। y की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है, और ये बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए पहले से ही। तो सेंटर तो बन गया h, 0। अब तुम्हें मालूम है बिना रेडियस के तो कभी भी किसी का भला नहीं हुआ। अब मैं तुमसे रेडियस पूछूंगा, बस बोर्ड पे देखते जाना, बहुत ही आसान है। रेडियस हर कोई बता देता है, इस क्वेश्चन के अंदर रेडियस हर कोई बता देता है। देखो इधर, पहले मैं तुम्हें रफ में बनाकर दिखा रहा हूं। बोर्ड पे देखो, अगर मैंने एक सर्कल बनाया और मैंने तुमसे कहा ये वाली वैल्यू रेडियस है, अब जरा इधर देखो, अब फिगर के अंदर देखो, मुझे बताओ ये वाली वैल्यू क्या मानी जाएगी? रेडियस ना। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या माना जाएगा? रेडियस। बताओ ये भी क्या मानी जाएगी? रेडियस। ये भी क्या मानी जाएगी? रेडियस। सर्कल के अंदर जितनी भी ये सारी लाइनें होती हैं, सारी की सारी लाइनें क्या होती हैं? रेडियस होती है। लेकिन फिलहाल मुझे इतनी सारी लाइनों की जरूरत नहीं है, मुझे जिस लाइन की जरूरत है वो मैं दिखाऊंगा। बोर्ड पे देखो, तुम्हें ये वाली लाइन दिखाई दे रही है ना, इस लाइन का मतलब बताओ, ये भी तो रेडियस है। देखो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा? रेडियस। तो बताओ यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है? h ही तो है भाई। ओरिजिन से लेकर इस सेंटर तक का डिस्टेंस क्या मान रखा है मैंने? h मान रखा है। तो इत्तेफाक से यहां पर रेडियस भी क्या हो गई? h हो गई। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, ध्यान से सुनो। तुम कहोगे कि रेडियस को तो r से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जरा ये भी तो देखो, ये सारे के सारे डिस्टेंस रेडियस ही तो होते हैं। तो बताओ ये डिस्टेंस भी क्या होगा? रेडियस। और ये डिस्टेंस कितना मान रखा है तुमने? h मान रखा है। ये वाला डिस्टेंस तुमने कितना ले रखा है? h। यानी कि तुम्हारी रेडियस भी कितनी हो गई? h हो गई। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, ऐसा तब होता है जब सर्कल किससे चिपका हुआ होता है? ओरिजिन से। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इधर देखते जाना भाई, बहुत ही आसानी से अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, अब लिखो इक्वेशन। तुम्हें मालूम है ना इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अब ये भी मैंने बताया था, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। बताओ यही तो फॉर्मूला होता है सर्कल की इक्वेशन का। अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने तुम्हें सर्कल के बारे में कुछ बेसिक बातें पहले से ही दिमाग के अंदर डाल दी हैं। अब जो जो हमने चीजें मानी है उनकी वैल्यू डाल दो बस। अब देखो कितनी आसानी से वैल्यू डालूंगा। बताओ h की जगह तो h ही रहेगा। अब देखो पे तुम्हें मालूम है ना
एच और के क्या रिप्रेजेंट करता है? सेंटर। बताओ एच की जगह एच, लेकिन के की जगह क्या आएगा? 0। तो देखो x माइनस एच की जगह तो यही रहा एच का स्क्वायर प्लस, लेकिन k की जगह क्या आ गया? 0। तो देखो y माइनस 0 का स्क्वायर आ गया। रेडियस की जगह बताओ, बताओ रेडियस की जगह भी क्या आ गया? h आ गया। तो मैं लिख दूं h का स्क्वायर, ये लो h का स्क्वायर। अब तुम्हें मालूम है ना इस एक्सरसाइज के अंदर हमें कांस्टेंट क्या करने होते हैं? एलिमिनेट करने होते हैं। कांस्टेंट तो मैं एलिमिनेट कर लूंगा, पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। देखो यहां पर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूं बोर्ड पे। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस 2xh, है कि नहीं? और बताओ यहां पर y माइनस 0 y रहेगा, तो सीधा मैं y का स्क्वायर कर दूं। देखो बोर्ड पे भाई y माइनस 0 क्या होता है? y होता है, और y का स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया? y स्क्वायर। यहां पर कुछ नहीं करना, यहां पर h स्क्वायर ही रहेगा। मुझे बताओ अभी तक मैंने इस इक्वेशन को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करा है, और मैंने तुम्हें बताया था हमें क्या करने होते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर? कांस्टेंट एलिमिनेट करने होते हैं बार बार। मुझे बस इतना बताओ बोर्ड पे। देखो यहां पर भी एच स्क्वायर प्लस का, और इक्वल टू के उधर भी एच स्क्वायर प्लस का। जब भी एच स्क्वायर यहाँ पर प्लस का होता है और वहां पर भी प्लस का होता है और बीच में होता है इक्वल टू, तो ये चीजें आपस में कट जाती हैं। ध्यान से सुनो, यहां पर भी साइन क्या है? प्लस, और वहां पर भी क्या साइन है? प्लस, तो कटेगा। अगर यहां पर भी साइन होता माइनस और यहां पर भी साइन होता माइनस, तो भी कट जाता। जब भी बीच में इक्वल टू होता है तो सेम साइन वाला कटता है हमेशा। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर मैंने डायरेक्टली काट दिया। अब क्या क्या बच गया? देखो यहां से तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से बच गया माइनस 2xh, और यहां से बच गया वाई स्क्वायर, और वहां से बच गया 0। अब तुम्हें मालूम है कांस्टेंट को कैसे एलिमिनेट करते हैं? कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? डेरिवेटिव का। अब हमें इस फिगर की जरूरत नहीं है, तो मैंने इस फिगर को रब कर दिया। तो तुम्हें मालूम है क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव, है ना? लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x माइनस, बोर्ड पे देखो अब जरा, बताओ माइनस 2 ऐसी रहा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। बोर्ड पे देखो, तुमने इसका डेरिवेटिव करना है 2x का, 2 भी ऐसी रहा, h भी ऐसी रहा, लेकिन x का डेरिवेटिव क्या हो गया? x का डेरिवेटिव होता है 1। अब बताओ y स्क्वायर का, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और y का हो जाएगा y डैश। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैंने y को क्या लिख दिया? y डैश। तुम उस तरीके से भी लिख सकते थे dy अपॉन में dx, है ना? एक तरीका तो वो है और एक तरीका डैश वाला है, तो मैंने डैश वाले तरीके से लिखा। और 0 का डेरिवेटिव तो भाई 0 ही रहेगा। ठीक है, अब सबको सॉल्व करना है। बोर्ड पे देखते जाओ मैं कैसे कर रहा हूं। बोर्ड पे देखो इधर, ये जो माइनस का 2h है ना, माइनस का 2h उधर ले जाओ। मुझे बताओ माइनस का 2h उधर जाके क्या हो जाएगा? बोलो, नहीं बोलोगे? माइनस का 2h उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 2h हो गया। अब ये जो 2 है, और यहां से भी क्या आ रहा है? कॉमन 2। तो देखो यहां से भी 2 कॉमन लिया, x प्लस वाई, वाई डैश, और यहां पर तो 2 चल ही रहा था। मुझे बताओ ये वाला 2 और वो वाला 2 आपस में कट गया। h की वैल्यू बताओ क्या निकल आई? y y डैश इक्वल टू h। अब ये जो h की वैल्यू आई है ना, मुझे बताओ ये जो तुमने लास्ट में h की वैल्यू आई है, इस h की वैल्यू का क्या करेंगे? इस h की वैल्यू को डालेंगे फर्स्ट के अंदर। हाँ, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को क्या देना? नंबर 1। और इस h की वैल्यू को पुट करना है, और पुट करने के बाद छोड़ देना है। अगर आंसर मैच करना चाहो तो सॉल्व करवा देता हूं मैं, आंसर मैच हो जाएगा। पहले एक लाइन लिखनी पड़ेगी h की वैल्यू के बाद। हम क्या कर रहे हैं? इस h की वैल्यू को पुट कर रहे हैं फर्स्ट में, तो लिखो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, माइनस 2x भी ऐसे ही रहा,
और h की जगह क्या आएगा, h की जगह ये वैल्यू आएगी और क्या आएगा, तो देखो h की जगह ये वैल्यू ब्रैकेट में रखना बढ़िया रहेगा, x प्लस वाई वाई डैश, है ना। देखो 2 भी ऐसी रहा, x भी ऐसी रहा, लेकिन h की जगह वो वैल्यू आ गई, और यहां पर क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब तुम चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, और चाहो तो बिल्कुल इसी तरीके से छोड़ दो। मैं तो ये कहता हूं थोड़ा सा सॉल्व भी कर लो। चलो मैं करवा देता हूं, देखो इधर बताओ, 2x की x से करूंगा अंदर बोर्ड पे, देखो मैं माइनस 2x की x से करूंगा तो माइनस का 2x का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि x की x से करने पर क्या आएगा, x स्क्वायर। अब इधर देखो माइनस 2x की y y डैश से, तो देखो माइनस 2x y y डैश, समझ रहे हो ना। ये कभी मत सोचना कि y और y डैश की कर दी तो स्क्वायर बन गया, ये है y और वो है y डैश, ठीक है। और यहां से क्या बचा हुआ है, y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक लास्ट स्टेप और कर लो, जब इतना करा है तो देखो बताओ, एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गए, कितने एक्स स्क्वायर बचेंगे, एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गए, माइनस के एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे ही उतार दो, 2x y y डैश और y स्क्वायर। मुझे बताओ, हमने कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया ना, यहां पर कहीं पर भी h दिखाई दे रहा है तुम्हें। अब जो इक्वेशन आई है हमारे पास, क्या उस इक्वेशन में तुम्हें कहीं पर भी h दिखाई दे रहा है, मतलब कहीं पर भी कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट है ही नहीं। और जब कांस्टेंट नहीं बचता है तो तुम्हारा वो क्वेश्चन वहीं पर क्या हो जाता है, खत्म, यानी कि हमने कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया। तो असली खेल है इक्वेशन बनाने का, अगर इक्वेशन बन गई तो बहुत आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 7th क्वेश्चन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला। तो देखो पैराबोला के बारे में मैंने तुम्हें चारों इक्वेशन, चारों ग्राफ उस चैप्टर नंबर 8 के अंदर प्रॉपर तरीके से बता रखे हैं ना। मैंने तुम्हें बताया था 4 तरह के पैराबोला होते हैं, और चारों तरह के पैराबोला की इक्वेशन भी बताई थी, और वहां पर खूब प्रैक्टिस भी करी थी। तो पैराबोला के लिए मुझे एक्स्ट्रा देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो तुम्हें वहां से याद होना चाहिए। तो देखो काम करना है पैराबोला के लिए, तो एक काम करते हैं, मैं फिगर बना देता हूं, फिगर से ज्यादा समझ में आता है। हैविंग द वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। क्वेश्चन ने हमें बता दिया कि एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस है। अब बस मुझे इतना बता दो, अगर क्वेश्चन ने हमें एक्सिस वाई एक्सिस बोला है, तो बताओ ये वाला एक्सिस है या ये वाला एक्सिस है, एक्सिस है वाई एक्सिस। तो पैराबोला ऐसा वाला बनेगा ना अगर वाई एक्सिस के अलोंग है, ये वाला पैराबोला बनेगा क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग है। और मैंने तुम्हें फिगर देखते के साथ ही इक्वेशन पहचानना सिखा रखा है। फिगर देखते के साथ ही क्या पहचाननी पड़ती है तुम्हें, इक्वेशन। तुम्हें मालूम है इस वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, इस वाले पैराबोला की इक्वेशन जहां तक मुझे याद है ये होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, वैसे मैंने लिखवा रखा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। तो इस वाले पैराबोला की इक्वेशन यही होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। चार तो पैराबोला ही होते हैं, है ना। देखो मैं बता देता हूं कैसे पहचानना है। देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। यहां तक पता चल गया कि पैराबोला की बात हो रही है। अब इसने बोला है वर्टेक्स ओरिजन। देखो वर्टेक्स तो ओरिजन ही होता है हमेशा। फिर आगे इसने क्या कह दिया, एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। देखो ऊपर की तरफ वाई एक्सिस कैसा होता है, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ वाई एक्सिस कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसने बोला है पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसका मतलब ऊपर वाला वाई एक्सिस। अगर ये बोलता है नेगेटिव वाई एक्सिस तो नीचे वाला वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से पहचान ले करो। खैर अब लिखो, लेट द पैराबोला, क्या मान लिया हमने पैराबोला, लिखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay।
फिगर जरूर बनाते चलना। फिगर बनाने के 2-3 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये कि रिवीजन के समय तुम्हें भी ध्यान रहेगा। दूसरा फायदा ये कि टीचर को भी देखते के साथ ही काफी बढ़िया लगेगा अगर फिगर तुम प्रॉपर पेंसिल वगैरह से बनाओगे। ठीक है, फिगर बनाने से ज्यादा आसान रहता है। तो देखो इक्वेशन तो हमारे पास डेवलप हो गई, वैसे हमने डेवलप करी नहीं है, ये इक्वेशन तो सीधा हमने नोट ही कर डाली इसके अंदर। तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन के अंदर हमें कांस्टेंट एलिमिनेट करने हैं। अब इस फिगर की जरूरत नहीं है तो मैं इस वाली फिगर को रब कर देता हूं। इस इक्वेशन के अंदर भी हमें कांस्टेंट क्या करने पड़ेंगे, एलिमिनेट। बस मुझे इतना बता दो कि कितने कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं। इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही तो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, ए, और उसको तो हम यूं ही एलिमिनेट कर देंगे। तो लिखो एक लाइन, रख दो यहीं पे, हाँ ध्यान से रख दो। कहां से कर दिया? तो कर देते हैं डेरिवेटिव इसका। तो देखो एक ही कांस्टेंट है तो बहुत आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। बोर्ड पे देखते जाना, बताओ 4a तो ऐसे ही रहेगा। y का डेरिवेटिव क्या होता है, y डैश। भाई मालूम है ना, y का डेरिवेटिव कैसे लिख सकते हैं, dy अपॉन में dx, या फिर कैसे लिख सकते हैं y डैश, एक ही बात है। अब ये एक काम करो, जो वो इक्वेशन थी ना उसको तो मान लो फर्स्ट इक्वेशन, और इस इक्वेशन से वैल्यू निकाल लो a की। तो देखो a की वैल्यू निकाल रहा हूं, बोर्ड पे देखते जाना। 4 को भी अपॉन में भेज दिया और y डैश को भी अपॉन में भेज दिया, और यहां से मैंने किस चीज की वैल्यू निकाल ली, a की। यहां से मैंने किस चीज की वैल्यू निकाल ली, a की। अब तुम्हें मालूम है इस a की वैल्यू का क्या करना है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि 2 से 4 काट दो, काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से अगर ये 4 काटना चाहो तो काट दो, नहीं काटना चाहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी ये खुद कटने वाला है। खैर, ये जो a की वैल्यू आई है, इस a की वैल्यू को वापस इक्वेशन नंबर 1 में हम डालेंगे, और जैसे ही हम वैल्यू डालेंगे तो वैल्यू डालने के बाद अपने आप ही ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। इस कांस्टेंट को हर कीमत पर क्या होना पड़ेगा, एलिमिनेट होना ही पड़ेगा। तो एक काम करो, लिखो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इस a की वैल्यू को मैं किस इक्वेशन में डालने वाला हूं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो डाल देते हैं। तो देखो वैल्यू डालने के लिए मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। देखो मैं सिर्फ यहां पर कर देता हूं ना, इतनी सी जगह में आ जाएगा। देखो इधर इस स्टेप के बाद यहां पर लिख रहा हूं, बोर्ड पे देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 4 भी ऐसे ही रहेगा। मुझे बताओ बीच में ये जो a है, इस a की जगह ये वैल्यू आ जाएगी ना। बोर्ड पे देखो ये जो बीच में a लिखा हुआ है, इस a की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान से डाल दो, तुम लोगों की सुविधा के लिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। 2x अपॉन में 4y डैश। क्लियर? देखो a की जगह मैंने ये वैल्यू डाल दी, 2x अपॉन में 4y डैश। और देखो पे a की जगह तो वो वैल्यू डाली, और y का क्या रहा, y ही रहा। अब काट दो जो काटना है। देखो इसलिए कह रहा था कि अभी मत काटो, क्योंकि देखो 4 से तो 4 वैसे ही कट गया, है ना। लिखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, भाई 4 से 4 वो डायरेक्ट अपने आप ही कट गया। तो ये काफी आसानी से जब अपने आप कटने के लिए तैयार है, और कोई इंसान अगर अपने आप मरने के लिए तैयार है तो क्यों मारो उसे खामे का, मरने दो अपने आप ही, भगवान की दुआ से उसका भी काम हो ही जाएगा। तो देखो 4 से 4 कट गया, 2x अपॉन में y डैश और y, है ना। बोर्ड पे देखो ये y डैश इधर डिवाइड है ना, इस y डैश को इधर भेज दो। मुझे बताओ y डैश इधर आएगा, एक्स स्क्वायर y डैश इक्वल टू 2xy। समझ में आ गई ना। अब इस इक्वेशन को ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे क्या कर रखा था, पीछे ना इन इक्वेशंस को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके अपने हिसाब से उन्होंने सोल्व कर रखा होता है। तो तुम्हारी इक्वेशन बस सही होनी चाहिए, जरूरी नहीं है एग्जैक्टली तुम्हारा आंसर उससे मैच करे, लेकिन इक्वेशन सही होनी चाहिए। हाँ अगर मैं मैच करवाने पाऊं तो मैं सारी इक्वेशंस को आराम से मैच करा सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात आंसर मैच करना नहीं है, मुद्दे की बात ये कि आंसर सही होना चाहिए।
हाँ, अगर छोटी मोटी कोई कैलकुलेशन दिखे करे तो उसे जरूर सॉल्व किया करो, ठीक है। फिलहाल ये हमने इसमें मैक्सिमम कर दिया, और वैसे भी एक सिंपल क्वेश्चन था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स। अब बारी आ चुकी है इलिप्स की। तुम्हें मालूम है दो ही तरह की इलिप्स होती है, एक होती है अपनी हॉरिजॉन्टल इलिप्स और एक होती है वर्टिकल इलिप्स। देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन सी इलिप्स की बात करी है। हैविंग द फोकाई ऑन वाई एक्सिस, बोर्ड पे देखो, अपनी बुक के अंदर अंडरलाइन कर लो फोकाई ऑन वाई एक्सिस, बोर्ड पे देखना। अगर क्वेश्चन ने बोला है ना कि फोकाई किस पर है, वाई एक्सिस पर, मतलब इलिप्स है ये वाली। कौन सी इलिप्स हो गई? वर्टिकल इलिप्स। दो ही तरह की इलिप्स होती है भाई, देखो। अगर वो बोलेगा कि फोकाई किसके ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर, तो लंबी इलिप्स बनानी है। अगर वो बोलेगा फोकाई किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनानी है, ठीक है। लंबी इलिप्स और हॉरिजॉन्टल इलिप्स, बस। तो देखो ये वाली इलिप्स है। अब तुम्हें मालूम है इस वाली इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है। इलिप्स की इक्वेशन तुम्हें मालूम होनी चाहिए, तो लिखो, लेट द इलिप्स। तो जब भी वो बोलेगा ये वाली इलिप्स, मतलब कि वर्टिकल इलिप्स, तो वर्टिकल इलिप्स में इक्वेशन लेना हमेशा एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तुम सोच रहे होंगे अक्सर मैं बच्चों को इलिप्स में इक्वेशन वो देता हूं, बोर्ड पे देखो, एक्स स्क्वायर के अपोन में क्या लगाता हूं, ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर के अपोन में क्या लगाता हूं, बी स्क्वायर। मैं हमेशा बच्चों को वही वाली इक्वेशन बताता हूं। इस क्वेश्चन के अंदर भी तुम अगर वही वाली इलिप्स की इक्वेशन लेना चाहो ना, एक्स स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर, तब भी जो तुम्हारी फाइनल इक्वेशन आएगी उसका भी आंसर बिल्कुल वही आएगा जो ये आएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो, वर्टिकल इलिप्स में वैसे यही इक्वेशन लिया करो। जब भी वर्टिकल इलिप्स होगी तो वर्टिकल इलिप्स में तुम्हें एक्स के नीचे क्या लेना होता है, बी, और वाई के नीचे क्या लेना होता है, ए। लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स होती तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स में क्या लेना होता, ए, और वाई के नीचे क्या लेना होता, बी, बस। खैर, अब इस फिगर की कोई जरूरत नहीं है, फिगर तो बस याद दिलाने के लिए बनाई थी। हाँ, मैं हर बार कह रहा हूं फिगर तुम लोग भी साथ साथ बनाते चलना, वैसे तुम लोगों को कुछ बातें याद नहीं रहती, ठीक है। अब बस मुझे इतना बताओ कितने कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, एक कांस्टेंट या दो कांस्टेंट? इस इक्वेशन में है भाई दो दो कांस्टेंट। कौन कौन से? एक तो है अपना ए और एक दूसरा है बी। तो मैं कितनी बार डेरिवेटिव अलाउड है मेरे को करना? दो बार डेरिवेटिव। अगर दो बार से बात नहीं बनी तो एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं भाई, भगवान का नाम लेकर। लिखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखो, बताओ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर कितना हो जाता है, 2x। बताओ नीचे डेरिवेटिव करूंगा, नीचे तो कांस्टेंट है, ऐसे ही उतर जाएगा। नीचे वाले का बेचारे का कौन डेरिवेटिव करेगा? कोई नहीं करता आजकल, आज के समय में कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं करता, ठीक है। तो देखो ऊपर तो हो गया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और नीचे बी स्क्वायर ऐसे ही रहा। अब इधर देखो, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y, और नीचे ए स्क्वायर ऐसे ही रहा। लेकिन देखो, वाई स्क्वायर का तो हो गया 2y, वाई का भी तो करना बाकी है। वाई का डेरिवेटिव क्या हो गया, वाई डैश। बताओ इधर 1 था, 1 है बेचारा अकेला कांस्टेंट, और मैंने कितनी बार बताया है जब भी कोई सा भी कांस्टेंट अकेला आएगा मारा जाएगा। तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आ रही है ना बात भाई? 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया, और बहुत ही आसानी से हमने इसका डेरिवेटिव कर डाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। अब देखो,
एक बार डेरिवेटिव और करूंगा, एक बार डेरिवेटिव तो जरूर करूंगा क्योंकि 2 बार करना अलाउड है, ठीक है, एक बार और करते हैं। वैसे भी अभी तक क्या एक भी कांस्टेंट एलिमिनेट हुआ? अभी तक तो हुआ नहीं, तो एक बार डेरिवेटिव और करना है, ठीक है, क्या पता उसमें एलिमिनेट हो जाए। तो देखो एक बार डेरिवेटिव और करते हैं, बहुत आसान है, देखो कितनी आसानी से होएगा। क्यों ना डेरिवेटिव करने से पहले थोड़ा सा सोल्व कर लें। बोर्ड पे देखो, तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, यहां पर भी 2 है और वहां पर भी 2 है, मैं यहां से भी 2 और यहां से भी 2, मैंने पूरी इक्वेशन में से 2 बाहर क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बोर्ड पे देखो, यहां पर भी 2 था और यहां पर भी 2 था, मैंने दोनों में से 2 क्या ले लिया? बाहर कॉमन ले लिया। मैंने तो इसी स्टेप के अंदर एडजस्ट कर दिया, लेकिन तुम्हें ये वाली चीज अगले स्टेप में दिखानी पड़ेगी। तुम्हें ये जो 2 कॉमन लेना है, ये 2 तुम्हें अगले स्टेप में कॉमन लेकर दिखाना है। अब मुद्दे की बात ये कि फायदा क्या हुआ? देखो फायदा क्यों नहीं है, बोर्ड पे देखो, अगर ये 2 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड में क्या हो गया? 0, खत्म हुआ ना फायदा। देखो यहां से 2 कॉमन लिया, उस 2 को हमने वहां पर भेज दिया और वहां पर जाते ही वो क्या हो गया? खत्म हो गया, वो तुम्हारी तरह क्या बन चुका है? 0 बन चुका है, ठीक है। हाँ, अब फाइनली ये इक्वेशन बची है, अब करते हैं डेरिवेटिव। फिर से लिखो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई? एक्स की रिस्पेक्ट में, ठीक है। आजकल तो मम्मी पापा की इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती जितनी रिस्पेक्ट किसकी हो जाती है? एक्स की। बहुत ही बढ़िया बात है भाई, होनी भी चाहिए। देखो करते हैं डेरिवेटिव। अब इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है ना। देखो बोर्ड पे कैसे डेरिवेटिव करूंगा, तुम देख के हैरान रह जाओगे। बताओ ऊपर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। लिखो 1 अपॉन में बी स्क्वायर। हुई हैरानी? तुम लोगों को हैरानी नहीं होती इतनी आसानी से। अब इधर देखो, प्लस का प्लस रहा, है ना। बोर्ड पे देखते जाना बस 2 मिनट के लिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा तुम लोगों का, ज्यादा समय मैं लेता ही नहीं क्योंकि मेरे पास खुद नहीं है। बस मुझे इतना सा देखकर बताओ, देखो ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है? y और y डैश। तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो एक साथ लिख लूं? देखो y y डैश, अब सही है ना? वो अजीब सा लग रहा था, y ऊपर जा रहा था, y डैश नीचे जा रहा था, अब ठीक है। y y डैश। मुझे बताओ, 2 फंक्शन है ना ऊपर, और जब भी 2 फंक्शन का डेरिवेटिव किया जाता है और आपस में क्या हुए हुए होते हैं वो 2 फंक्शन? मल्टीप्लाई। तो आपस में कौन सा रूल लगाना पड़ता है? प्रोडक्ट रूल। y और y डैश में कौन सा रूल लगाना पड़ेगा तुम्हें? प्रोडक्ट रूल। तो देखो कितना आसान है, बोर्ड पे देखना। पहले का डेरिवेटिव बताओ, y का डेरिवेटिव क्या हो गया? y डैश। दूसरा एज इट इज y डैश का क्या रहा? y डैश ही रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। बोर्ड पे देखो, y का डेरिवेटिव y डैश ऐसे ही रहा, प्लस। अब पहला एज इट इज मतलब y का y ही रहा। दूसरे का डेरिवेटिव मुझे बताओ, दूसरा क्या है? y डैश। एक और बार डेरिवेटिव कर रहा हूं, कितने डैश हो जाएंगे अब? एक डेरिवेटिव का 1 डैश, 2 डेरिवेटिव का 2 डैश। तो बताओ y डैश का डैश। कोई दिक्कत तो नहीं ना, समझ में आ गई बात? अब देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, y एक अलग फंक्शन है और y डैश एक अलग फंक्शन है, और जब भी 2 फंक्शन आपस में क्या हुए हुए होते हैं? मल्टीप्लाई, तो हमें कौन सा रूल लगाना पड़ता है? प्रोडक्ट रूल। तो देखो y का डेरिवेटिव y डैश और दूसरा वाला एज इट इज प्लस। अब पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव। मुझे बताओ, नीचे तो कांस्टेंट चल रहा है, उस बेचारे को ऐसे ही चलने दो, चलने का नाम ही तो जिंदगी है, तो चलने दो, अपना क्या जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा क्या करेंगे भाई? इतनी देर से क्या कर रहे थे? सॉल्व कर रहे थे, अब भी वही करेंगे। देखो 1 अपॉन बी स्क्वायर ऐसे ही है। देखो y डैश, कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैं y डैश का स्क्वायर कर दूं? बुरा तो नहीं लगेगा ना तुम्हें? बुरा लगने वाली बात भी नहीं है इसमें। देखो भाई y डैश, इसका मतलब y डैश का स्क्वायर। बताओ यहां पर भी स्क्वायर हो सकता है क्या? नहीं, वो है y का सेकंड डेरिवेटिव और ये है y, ठीक है। तो इसको तुम सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, है ना, लिखकर छोड़ सकते हैं बस, अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, बोर्ड पे देखते जाना।
1/b² को तो मैंने यहीं पर छोड़ा। देखो व्हाट पे ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये दिखाई दिया अजीब सा सर्कल मैंने बनाया है। मैंने मुर्गी के अंडे की तरह एक सर्कल बना दिया। मुझे बताओ इस पूरी चीज को उठा के मैं उधर फेंक रहा हूं। देखो इधर, इस पूरी चीज को उठाकर उधर फेंक रहा हूं। इस पूरी चीज के साथ बाहर कौन सा साइन है? प्लस। देखो इस पूरे फ्रैक्शन के साथ यहां पर कौन सा साइन है? प्लस। जब मैं इस चीज को उठाकर उधर फेंक रहा हूं तो उधर जाकर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस। उधर जाकर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस। तो देखो y डैश का स्क्वायर प्लस y डबल डैश अपॉन में a²। तुम देख सकते हो मैंने बाहर क्या लगा दिया है? साइन माइनस का। क्यों? क्योंकि उधर जाकर इसकी वैल्यू क्या हो गई? माइनस हो गई। उधर जाकर इसकी वैल्यू क्या हो गई? तुरंत माइनस हो गई। इसको माइनस होने से कोई भी नहीं रोक पाया। अगर भगवान भी आ जाएंगे तो भी नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, ये तो खैर ज्यादा ही बड़ी बात बोल दी। अब मुझे आगे सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए, इसलिए मैं ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं मैं कि तुम मेरी मजबूरी समझोगे, है ना। हाय हाय मजबूरी। अब तुम्हें मालूम ही क्या करना है। देखो मैं सॉल्व कराते 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 स्टार्टिंग की इक्वेशन ही रब कर रखी है मैंने। तुम लोगों को दोबारा नहीं लिखनी, मैं तुम लोगों की याद दिलाने के लिए यहां पर लिख रहा हूं। तुम्हें दोबारा नहीं लिखनी, तुमने तो नोट कर ही रखी है। ये थी ना स्टार्टिंग की इक्वेशन जहां से हमने शुरुआत करी थी, एक बार देख लेना। ये थी स्टार्टिंग की इक्वेशन, ये थी ना, मैंने जानकर लिखी है। ये स्टार्टिंग की इक्वेशन तुमने पहले से लिख रखी है बिल्कुल स्टार्टिंग में, लेकिन तुमने नंबर 1 नहीं बोला होगा। इसको ना वहां पर जाकर इसके बाद तुमने फर्स्ट डेरिवेटिव कर रखा होगा, इतना मुझे मालूम है। तुमने वहां पर क्या कर रखा होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव कर रखा होगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव का तो मुझे याद भी नहीं क्या आया था, मुझे सॉल्यूशन से देखना पड़ेगा। इसके बाद इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था? हाँ, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया हुआ था 2x अपॉन में a² प्लस, एक बार देख लेना अपना भी, 2y डैश अपॉन में a², सॉरी यहां पर था b² इक्वल टू 0। ये था, है ना। एक बार चेक कर लेना, फर्स्ट डेरिवेटिव यही करा रखा था मैंने इस इक्वेशन का। तुम सोच रहे होंगे मैं ये स्टेप फिर से क्यों नोट कर रहा हूं। ये स्टेप मैंने रब कर दिए थे, लेकिन इन स्टेप की जरूरत पड़ेगी इसलिए नोट कर रहा हूं। तुम लोगों ने तो कर ही रखे हैं, ठीक है, उसकी इतनी जरूरत नहीं है, उसको हटा दो, इसकी जरूरत है। तो देखो जहां पर तुमने ये फर्स्ट डेरिवेटिव कर रखा है ना, वहां पर इसको ना इक्वेशन नंबर 1 बना दो। वहां पर जाकर उस वाले स्टेप को क्या बना दो? इक्वेशन नंबर 1। अब तुम्हें क्या करना है? देखो बोर्ड पे ये जो वैल्यू निकाली है ना 1/b² की वैल्यू, बोर्ड पे देखो ये जो 1/b² की वैल्यू निकाल रखी है, इस 1/b² की वैल्यू को पुट करना है। लिखो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो कैसे पुट करना है। अब मैं बहुत ही सावधानी से पुट करूंगा, देखते जाना कितनी आसानी से पुट करूंगा, तुम्हें पता तक नहीं चलेगा पुट करने पर। देखो 2x, मुझे बताओ, देखो इधर बोर्ड पे तुम्हें मालूम है ना हर किसी के साथ क्या होता है? 1 होता है। अब दिखाई दी वैल्यू, देखो 2x तो खैर है ही, लेकिन 1 हर किसी के साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई हुआ हुआ होता है और डिवाइड हुआ हुआ होता है, लेकिन प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लाई होता है 1 हर किसी के साथ और डिवाइड हुआ हुआ होता है, लेकिन फिलहाल मैंने क्या करके दिखाया है? मल्टीप्लाई। तो मुझे बताओ अगर मल्टीप्लाई हुआ हुआ होता है 1 हर किसी के साथ, तो वैल्यू बन गई ना 1/b² की वैल्यू बन गई। अब अगर 1/b² की वैल्यू बन गई, तो 1/b² की वैल्यू तुमने ये निकाल रखी है ना, जब ये वैल्यू निकाल रखी है तो यहां पर डाल दो, और जैसी निकाल रखी है ना ब्रैकेट में बिल्कुल वैसी डालो। देखो ये जो माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन को मैंने आगे लगा दिया, दिक्कत कर रहा था। अब वैल्यू डाल दो y डैश का स्क्वायर प्लस
वाई वाई डबल डैश अपॉन में ए स्क्वायर। समझ में आई ना बात? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो 1 सबके साथ होता है, मैंने जानबूझकर क्या बना लिया 1 अपॉन बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि तुम्हें 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू ये डालनी है, तो तुमने अभी क्या करी है, अभी सिर्फ वैल्यू डाली है। क्या उधर कुछ चेंज होएगा? उधर कुछ भी चेंज नहीं होएगा, जैसा चल रहा है चलने दो। इक्वल टू में 0 चल रहा है। अब ये आलतू फालतू के सारे स्टेप में रब कर रहा हूं। समझ में आ गई ना बात? मैंने जो वैल्यू डाली और जिस तरीके से वैल्यू डाली, उम्मीद करता हूं तुम्हें वो स्टेप बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। देखो मैंने बस यहां पर वैल्यू डाली है क्योंकि मैंने ब्रैकेट लगा रखा था, तुम्हें और भी बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब मैं तुमसे बस कॉमन की बात करूंगा। देखो इधर इस पूरे के अंदर 2 और इस पूरे के अंदर भी 2, इस पूरे के अंदर ध्यान से देखते जाना, यहां पर भी 2 कॉमन है और वहां पर भी 2 कॉमन है। इस पूरे के अंदर अपॉन में ए स्क्वायर और इस पूरे के अंदर अपॉन में ए स्क्वायर, यानी कि 2 अपॉन में ए स्क्वायर कॉमन। अब बोर्ड पे देखते रहना 2 मिनट के लिए। एक बड़ा ब्रैकेट बनाया, कर्ली ब्रैकेट, बोर्ड पे देखो। एक तो बचा माइनस का एक्स। समझ में आ रही है ना बात? तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो तो मैं एक्स की मल्टीप्लाई अंदर दे दूं। बोर्ड पे देखो माइनस एक्स की मल्टीप्लाई वाई डैश के साथ कर दी। चलो छोड़ो, है ना, नहीं कर रहा। माइनस एक्स को बाहर ही रखा, है ना, बाद में कर देंगे। वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई वाई डबल डैश। बताओ अपॉन में ए स्क्वायर बचा भी? मुझे बताओ अपॉन में ए स्क्वायर तो तुमने बाहर कॉमन ले लिया ना, तो अंदर कुछ नहीं बचा, अंदर सिर्फ इतनी सी टर्म बची। देखो बोर्ड पे 2 तुमने बाहर ले लिया, ए स्क्वायर भी तुमने बाहर ले लिया, यहां से बचा माइनस का एक्स, वहां से बचा वाई डैश का स्क्वायर, यहां से बचा वाई और वाई डबल डैश। अब उधर देखो, बोर्ड पे देखते रहना। मुझे बताओ 2 भी बाहर चला गया, ए स्क्वायर भी बाहर चला गया, क्या क्या बचा? वाई बचा और वाई डैश बचा। और पूरा कर्ली ब्रैकेट कर दो बंद और इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। मुझे बताओ ये 2 अपॉन में ए स्क्वायर यहां पर मल्टीप्लाई है ना, देखो इधर बोर्ड पे 2 अपॉन में ए स्क्वायर यहां पर क्या चल रहा है मल्टीप्लाई। अगर ये 2 अपॉन में ए स्क्वायर यहां पर मल्टीप्लाई है तो 0 के अपॉन में जाकर डिवाइड होएगा और क्या बन जाएगा भाई? 0 के साथ जो भी रहेगा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2 अपॉन में ए स्क्वायर वाली टर्म है उधर जाके मैं गायब कर दूं ना डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो देखो मैं तुरंत उधर जाकर इस चीज को क्या कर रहा हूं गायब। तो क्या क्या बच गया? माइनस एक्स, यहां से सिर्फ ये अंदर वाली वैल्यू बच गई, वाई डैश का स्क्वायर वाई वाई डबल डैश प्लस वाई सिंगल डैश इक्वल टू में 0। अब मुझे बताओ इसके अंदर क्या कोई कांस्टेंट बचा? नहीं। इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गई। और क्वेश्चन तभी खत्म हो जाता है जब हमारे कांस्टेंट क्या हो जाते हैं? एलिमिनेट हो जाते हैं। जब हमारे सारे के सारे कांस्टेंट क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ध्यान से देखना होता है, हमें सॉल्व करना होता है। एक जगह से वैल्यू निकालकर किसी दूसरे में या तीसरे में या पहले में पुट करते हैं और कुछ भी करके हम उन कांस्टेंट को क्या करते हैं? एलिमिनेट। ये जो मैंने अभी इलिप्स वाला करवाया है, यही वाला जस्ट इस पर टिक कर लेना। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसकी कम से कम 2 बार प्रैक्टिस तुम्हें घर पर करनी है। मैं नेक्स्ट क्लास में आते के साथ ही चेक करूंगा पहले।